नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में हमने आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के अनुवाद और उसके अभ्यास के प्रश्न कर लिए थे। और विद्यार्थियों, आज जो है आपकी कविता है वो पतंग आलोक धनवाद जी द्वारा कृत। तो सबसे पहले हम इसका कवि परिचय पढ़ते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कवि परिचय है वो आया करते हैं। तो जीवन परिचय आलोक धनवा 7वें 8वें दशक के बहुचर्चित कवि हैं। इनका जन्म है वो सन 1948 में बिहार के मुंगेर ज़िले में हुआ था। इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान मिला। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान व पहल सम्मान से भी नवाजा गया। ये पहले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया है और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों विश्वविद्यालयों में अतिथि विक्रेता के रूप में भागीदारी की है। इनकी रचनाएं, इनकी पहली कविता जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई। इसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां कविताओं से इन्हें प्रसिद्धि मिली। कविताओं में का एकमात्र संग्रह सन 1998 में दुनिया रोज़ बनती है शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में व्यक्तिगत भावनाओं के साथ सामाजिक भावनाएं भी मिलती हैं। यथा जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जनता लेकिन एक दिन जाना है उधर। काव्यगत विशेषताएं, कवि की 1972-73 में प्रकाशित हिंदी कविताओं के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही हैं। आलोचकों का मानना है कि इनकी कविताओं के प्रभाव का अभी तक ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसी कारण शायद कवि ने अधिक लेखन नहीं किया। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का चित्रण है। ये बाल मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं। पतंग कविता बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर चित्रण है। भाषा शैली, कवि ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ये बिंबों का सुंदर प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा सहज सरल है। इन्होंने अलंकारों का सुंदर व कुशलता से प्रयोग किया है। आइए विद्यार्थियों, पहले हम कविता को पढ़ने से पहले इसके जो मुख्य शब्दार्थ हैं उनके ऊपर नज़र डालते हैं। विद्यार्थियों, एक बात मैं आपसे कहूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लगता है और आपका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपका फ़ायदा ये है कि मेरे द्वारा बनाई गई हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। भादो वर्षा ऋतु का आषाढ़ का माह है भाई। सर्द एक ऋतु है, नाजुक दुनिया कोमल संसार, बेसुध होश न रहना, मृदंग संगीत का वाद्य यंत्र, पेंग भरना हवा में झूलते हुए से, रंध्र माने रोम होते हैं, छिद्र होते हैं, बेचैन होता है भाई निरंतर चंचल। तो देखिए विद्यार्थियों, हम इस कविता की तरफ बढ़ते हैं। कवि कहता है, जो ये प्रस्तुत पंक्तियां हैं हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता पतंग से उद्धृत की गई हैं। और इस कविता में कवि कहता है कि दुनिया रोज़, इसका एक कविता का एक मात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज़ बनती है, उससे ये पतंग कविता है वो संकलित है। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के पश्चात बच्चों द्वारा पतंग उड़ाने का जो उत्साह है उसका सजीव वर्णन किया है। तो सबसे तेज़ बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। तो यह कवि कहता है कि सबसे तेज़ बौछारें गई का मतलब है भादो का महीना अब बीत गया है और उसके साथ साथ मूसलाधार बरसात है वो भी अब बंद हो गई है। अब अंधेरे के बाद एक नवीन सवेरा हो गया है।
खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, अर्थात आकाश साफ है, खरगोश की आंखों के समान सर्दकालीन लाल भूरा सवेरा हो गया है, यानी कि सर्द ऋतु है वो आरंभ हो चुकी है। चारों ओर उमंग और उल्लास का वातावरण फैल गया है। अपनी नई चमकीली साइकिल सर्द आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से। और भाई ऐसा लगता है कि पुलों को पार करते हुए नई चमकीली साइकिलों पर सवार होकर के बच्चे ज़ोर ज़ोर से ना घंटियाँ बजाते हुए बड़ी तीव्र गति से चले आ रहे हैं और वे बड़े ही आकर्षक लग रहे हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो जब बच्चे हैं वो इशारों से पतंग उड़ाने का निमंत्रण देते हुए आकाश को अत्यधिक कोमल बना रहे हैं। भाव यह है कि बच्चे साइकिल पर सवार होकर एक दूसरे को पतंगबाजी के लिए बुला रहे हैं। ये बच्चों में अद्भुत उत्साह और उमंग है। दुनिया की सबसे हल्की व रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ है वो उड़ सके। तो यहाँ कहा गया है कि भाई जब धूप चमक रही है ना तो बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे को वे बुला रहे हैं, पतंग उड़ाने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि सर्द ऋतु रूपी बालक ने आकाश को अत्यधिक कोमल और उज्ज्वल बना दिया है ताकि आकाश की ऊंचाइयों को पतंग स्पर्श कर सके। यानी आकाश भी चाहता है कि पतंग जो है वो ऊपर उठ करके हवा के साथ तैरने लगे, क्योंकि पतंग है वो किससे बना हुआ होता है? बांस की एक पतली सी महीन सी कमानी और हल्का सा जो कागज़ है ना वो उसके ऊपर लगा हुआ होता है। तो आकाश रूपी बालक चाहता है कि वह उड़ करके ऊपर उठे और उसके साथ साथ बांस की जो पतली कमानी है ना वो भी उड़ने लगे। जब आकाश में पतंग उड़ने लगी तो क्या हुआ कि बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। अब जब पतंग है ना वो आकाश में उड़ेगा तो बच्चे ना वो सीटियाँ बजाएंगे और किलकारियाँ मारने लग जाएंगे। सारा आकाश है वो पतंगों से भर जाएगा और ऐसा लगेगा कि मानो रंग बिरंगे कोमल तितलियों का संसार आकाश में उड़ रहा है। यह तात्पर्य यह कि सारा आकाश रंग बिरंगे पतंगों से भर जाएगा और बच्चे सीटियाँ बजा करके किलकारियाँ मार करके एक दूसरे को का उत्साह बढ़ाएंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, इस कविता में कवि ने सर्द ऋतु में बच्चों द्वारा पतंग उड़ाने के दृश्य का मनोरम चित्रण किया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रकृति का सुंदर मानवीकरण भी किया है और संपूर्ण पद्य में दृश्य सर्वे और स्पर्श बिंबों की सुंदर योजना हुई है। जोर जोर से में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाई भाषा सहज, सरल एवं आडंबरहीन है और सामान्य हिंदी का प्रयोग इसमें हुआ है। शब्द प्रयोग श्रोता उचित एवं भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। संपूर्ण पद में छंद मुक्त है, यानी ये कविता है वो छंद से रहित है, छंद मुक्त कविता है। तो आइए विद्यार्थियों मेरे साथ बने रहिए और हम बढ़ते हैं अगले पद्य की तरफ। आशा है कि आपको पहला पद्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ कपास से जो आशय है ना वो कोमलता और गद्देदार अनुभूतियों से है भाई। तो कवि कहता है कि बच्चे जन्म से अपने साथ कपास जैसी कोमलता को लेकर के आते हैं, यानी भाव यह कि उनके शरीर में हर प्रकार की चोट और खरोच सहन करने की शक्ति होती है। उनके पैरों में पृथ्वी घूमती हुई आती है
उनके बेचैन पैरों के पास जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब उनके पैरों में बेचैनी होती है जिसके कारण संपूर्ण पृथ्वी को वे नाप लेना चाहते हैं, और बच्चे ना लापरवाह होकर के बेप्रवाह के साथ इधर उधर दौड़ते हैं, और वे छतों को भी बेसुध दौड़ते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो जब उनके कोमल पग है ना वो छतों पे पड़ते हैं तो ऐसा लगता है छतें उनके लिए कोमल बन गई हैं, और सारी दिशाएं उनकी गति के कारण दिशाएं मृदंग के समान मधुर ध्वनि उत्पन्न करने लगती है। मृदंग होता है बेटा एक जो है ना वाद्य बाजा, जो तो ढोल होता है ना, ढोल की तरह एक वाद्य यंत्र होता है जिसको हम मृदंग बोलते हैं भाई। तो सारी दिशाएं हैं ढोल की तरह, मृदंग की तरह बजने लग जाती हैं जब वे पेंग भरते हुए चलते हैं। पेंग भरना यहाँ लड़खड़ाना, लड़खड़ाते हुए चलते हैं। जब बच्चे लड़खड़ाते हुए चलते हैं, झूमते हुए चलते हैं, तो वे पेड़ की शाखा के समान ढीले पड़ जाते हैं। उस समय उनकी गति है में वो एक प्रखर वेग होता है, उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं लगता है, क्योंकि वो जो छतों के खतरनाक किनारों तक है ना उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, यानी उनके अंदर एक जो उत्साह और जोश भरा हुआ होता है ना, वो जोश या उत्साह है ना उनको गिरने से बचा लेता है, अर्थात उन्हें किसी प्रकार का है ना वो डर नहीं होता है, और वो एक छत से दूसरी छत तक पतंग उड़ाते रहते हैं, और वो खतरनाक किनारों पर कदम रखते हुए आगे आगे बढ़ जाते हैं। सिर्फ उनके पास उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। उस समय जब वे आगे कदम बढ़ाते हैं ना तो उस समय उनका जो मन होता है वो अत्यधिक प्रसन्नचित होता है, और उनका जो रोमांचित शरीर है ना वो उन्हें गिरने से बचाता है, और पतंग उड़ाते समय उनका जो संपूर्ण शरीर है वो रोमांच से भर जाता है, और पतंग जब ऊपर की ओर जाती है ना तो उनकी जो धड़कनें हैं वो तेज़ हो जाती हैं और वही उन्हें रोक लेती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो पतंग का केवल एक धागा, ये क्या करेगी, पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे, यानी पतंग के साथ जो जुड़ा हुआ एक धागा होता है ना वो मानो पतंग का केवल एक ही धागा मानो बच्चों को संभाल लेता है, वे नीचे गिरने से बच जाते हैं। यहाँ जो कवि है ना पतंग उड़ाने वाले